हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के अध्याय 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्रिप्टो गेम्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो गेम्स। तो आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो गेम्स के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम कौन कौन है, उनके डेफिनेशन क्या होंगे, उनके उदाहरण क्या होंगे, उनके विशिष्ट लक्षण क्या होंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उसमें हमने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के जीव विज्ञान के अध्याय 1 और अध्याय 2 विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो गेम्स के वर्गीकरण, मतलब कि आई कलर नाम के एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप जगत को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा था। एक का नाम था क्रिप्टो गेम्स और दूसरे का नाम था फेनरो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिप्टो गेम्स क्या होता है। तो क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत उन पौधों को रखा गया है जो बीज रहित होते हैं, साथ ही साथ जिनमें जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 वर्गों को शामिल किया गया है। पहला का नाम है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, उसके उदाहरण जानेंगे और उसके विशिष्ट लक्षणों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है, इसमें किन पौधों को रखा गया है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जिन पौधों को रखा गया है, उन पौधों की जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं। मतलब कि जड़, तना और पत्तियां, जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं। इनमें एक थैलस पाया जाता है। इनमें एक प्रकार का थैलस होता है, मतलब कि जड़, तना और पत्तियां सब एक ही में होती हैं, एक थैला के समान, एक थैलानुमा रचना के समान। थैलस पाया जाने के कारण ही इस वर्ग का नाम पड़ा थैलोफाइटा। तो इसके अंतर्गत जितने भी पौधे होते हैं, उसकी जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन उनमें एक थैलस जरूर होता है। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा शैवाल, लाइकेन। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हो सकता है शैवाल और लाइकेन। तो शैवाल जो है ये अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे लाल शैवाल होता है, नीला शैवाल होता है, भूरा शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है। तो जितने भी शैवालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस सब के सब थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आएगा। अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन के बारे में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शैवाल और लाइकेन। तो ये कुछ मुख्य बेसिक जानकारी था थैलोफाइटा वर्ग के बारे में, थैलोफाइटा ग्रुप के बारे में। अब हम लोग ये जानेंगे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो एक एक करके इसके मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम थैलोफाइटा वर्ग के सबसे पहला विशिष्ट लक्षण की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि इस विभाग में जितने भी पौधों को रखा जाता है उनकी जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं। मतलब जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, ये इसका पहला विशिष्ट लक्षण है। जड़, तना, पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन इनमें थैलस पाया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहला विशिष्ट लक्षण हो गया। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें, दूसरा इसका विशिष्ट लक्षण ये होगा कि इस विभाग के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वे ज्यादातर जलीय होते हैं, इसके साथ साथ स्थलीय भी होते हैं। मतलब कि कुछ जल में भी रहने वाले होते हैं और कुछ स्थल पर भी रहने वाले होते हैं। लेकिन स्थल पर भी रहेंगे तो उनको नमी की मात्रा चाहिए, मतलब कि जहां नमी की मात्रा रहेगी वहां पे खास करके इसके अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं वे पाए जाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जलीय भी होते हैं और जलीय के साथ साथ स्थलीय भी होते हैं। मतलब कि थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, लेकिन नमी वाले जगहों पे। कहाँ पे, नमी वाले जगहों पे, नमी वाले जगहों पे पाए जाएंगे। अगर हम तीसरे लक्षणों की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले पौधे एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं।
मतलब कि इस ग्रुप में जिन पौधों को रखा गया है वे एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल में क्लेमाइडोमोनास जो है वह एक कोशिकीय होगा, लेकिन स्पायरोगाइरा जो होगा वो बहुकोशिकीय होगा। अगर हम चौथे लक्षणों की बात करें तो इसमें चौथा लक्षण होता है कि इनमें जनन की जो क्रिया है बीजाणुओं के द्वारा होती है, मतलब बीजाणुधानी होता है। तो ये आपका थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं उसका कुछ विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा अन्य और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से इन 4 लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा वर्ग है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। तो अब हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। ब्रायोफाइटा का बेसिक जानकारी क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं और उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं वे ज्यादातर छायादार वाले जगहों पे पाए जाते हैं। छायादार का मतलब होता है गछौंधी। आप लोग समझ लीजिए, गांव में अगर खेती करते होंगे तो खेत के किनारे अगर पेड़ लगा दिया गया तो समझ लीजिए कि गछौंधी हो गया। तो ज्यादातर छायादार वाले जगहों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। पुराने जो दीवार होते हैं, घर के मकान का जो पुराना दीवार होता है वहां पर भी ये मिल सकते हैं। दीवारों पर भी मिल सकते हैं, या जो बड़े आकार के वृक्ष हैं जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, जो पुराने वृक्ष हैं उनके छाल में भी मिल सकते हैं। वृक्षों के छाल में मिल सकते हैं। इसका मतलब कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं वे ज्यादातर छायादार वाले जगहों पर मिलेंगे, चट्टानों पर मिल सकते हैं, दीवारों पर मिल सकते हैं या वृक्षों के छाल में भी मिल सकते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लगभग 25,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है। मतलब कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम लोगों को 25,000 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसके अंतर्गत 25,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिक्सिया, रिक्सिया हो सकता है, मार्केसिया हो सकता है और फ्यूनेरिया हो सकता है। इस प्रकार के जितने भी पौधे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो अब हम लोग लक्षणों के बारे में बात करेंगे। अगर हम ब्रायोफाइटा के पहले विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं वे ज्यादातर हरे रंग के होते हैं और वे स्थलीय होते हैं। मतलब कि पहला लक्षण ये होगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं वे स्थलीय होते हैं, मतलब कि जमीन पर पाए जाने वाले होते हैं और उनका रंग हरा होता है, मतलब वे हरे रंग के होते हैं। तो ये इसका पहला विशिष्ट लक्षण है। अगर हम दूसरे विशिष्ट लक्षण की बात करें तो दूसरा विशिष्ट लक्षण होगा तो ये ज्यादातर नमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पुराने दीवारों में भी मिल सकते हैं या वृक्षों के छाल में भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये ज्यादातर नमी वाले जगहों पे पाए जाते हैं। अगर हम इसके तीसरे विशिष्ट लक्षण की बात करें, तीसरा इसका लक्षण होगा कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं उनका हाइट ज्यादा नहीं होता है, वे छोटे होते हैं लेकिन थैलस के रूप में होते हैं। मतलब कि उनका जो आकार होता है, आकार में वे छोटे होते हैं और छोटे के साथ साथ थैलस नुमा होते हैं। मतलब कि ये आकार में छोटे होते हैं और थैलस नुमा होते हैं। तो इस विभाग के जो भी पौधे हैं वे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं। अब उतने भी छोटे नहीं कि जैसे घास में समझ लीजिए, उतने भी छोटे नहीं होते हैं, मतलब मीडियम में होते हैं। अगर हम इसके चौथे विशिष्ट लक्षण की बात करें तो चौथा विशिष्ट लक्षण इसका ये होगा कि इनमें परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब होता है कि जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो संवहन उत्तम पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं उनमें नहीं पाया जाता है।
मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक होते हैं जिनको हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। तो संवहन उत्तक इनमें नहीं पाए जाते हैं। जाइलम पानी को पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मतलब कि संवहन उत्तक इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इसके पांचवें विशिष्ट लक्षण की बात करें तो पांचवा विशिष्ट लक्षण ये होगा कि इनमें अगर निषेचन की क्रिया कराना हो, इनमें प्रजनन की क्रिया कराना हो तो इनमें पानी की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तभी जाके निषेचन की क्रिया हो। तो इनमें निषेचन के लिए पानी चाहिए। निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। मतलब कि पानी के माध्यम से ही ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेंगे तब जाके इनमें निषेचन की क्रिया होगी जिससे नए पौधे तैयार होंगे। तो ये आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं उनके 5 विशिष्ट लक्षणों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं लेकिन हमने आपको 5 के बारे में ही बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं उनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, मतलब कि उसका आर्थिक लाभ क्या होता है, हम लोगों को क्या लाभ होता है या अन्य जीव जंतुओं को क्या लाभ होता है। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका लाभ यह है कि इसका उपयोग, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका उपयोग जंतुओं के चारा के रूप में किया जाता है, मतलब कि भोजन के रूप में। जानवरों के चारा के रूप में इसके कुछ पौधों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि उनको भोजन के रूप में दिया जाता है खाने के लिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं वे जल के अच्छा अवशोषक होते हैं, जल को अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर सोख कर रखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है नर्सरी में। नर्सरी में इसका उपयोग किया जाता है। नर्सरी यहाँ क्लास वाला नर्सरी मत समझ लीजिएगा। यहाँ नर्सरी का मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं नर्सरी। तो नर्सरी में छोटे छोटे पौधों को पैकेजिंग के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं वे जल को अच्छी तरह से सोखने का काम करते हैं और उसके चारों तरफ से अगर उन पौधों को लगा देंगे तो नर्सरी में जो भी छोटे छोटे पौधों को तैयार किया जाता है उनको पैक करके दूसरे जगह भेजने के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पानी के बहुत ही अच्छा शोषक होते हैं। पानी को अवशोषित करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो नर्सरी में पौधों को पैकेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों का आर्थिक महत्व था। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टोगेम्स का जो अगला भाग है टेरिडोफाइटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के बारे में तो टेरिडोफाइटा को एक और नाम से जाना जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहिए या टेरिडोफाइटा कहिए, दोनों एक ही बात है। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें भ्रूण पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। इस विभाग के ज्यादातर पौधे जो होते हैं वे शाकीय होते हैं। शाकीय का मतलब होता है कि वे शाक के रूप में होते हैं। जैसे सरसों का साग सुने होंगे, पालक का साग सुने होंगे, बथुआ का साग सुने होंगे। तो ज्यादातर शाकीय का अर्थ होता है कि इनमें पत्तियों की मात्रा ज्यादा होती है और जो पत्तियां होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और देखने में काफी सुंदर दिखते हैं। तो ये कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं। इनमें भ्रूण होता है। अब बात करेंगे कि आखिर इस ग्रुप के जो पौधे होते हैं वे मिलेंगे कहाँ। तो इस ग्रुप के ज्यादातर पौधे जो होते हैं वे छायादार जगहों पे होते हैं। छायादार जगहों के अलावा नमी वाले स्थानों पर भी होते हैं। नमी वाले स्थानों पर होते हैं और छायादार वाले जगहों पे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस ग्रुप के अंतर्गत कितने प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत 10,500, मतलब कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत लगभग 10,500 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 10,500 प्रजातियों के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर औषधि के रूप में किया जाता है। और अभी आपको बताया कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वे देखने में काफी सुंदर होते हैं। तो
इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सजावट के रूप में। सजावट के लिए जब आप शहरों में जाएंगे तो देखेंगे जो भारी भारी हॉस्पिटल होते हैं वहां पे देखे होंगे कि तरह तरह के गमले में पौधों को बोकर और रखा गया होता है, या बड़े बड़े जो भवन है, मकान है जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वहां पे आप देखे होंगे कि गमले में तरह तरह के पौधों को बोया गया रहता है। जो भी पौधे आप देखे होंगे उनमें से ज्यादातर पौधे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ही आते हैं, और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर जो पौधे होते हैं वे देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इसीलिए इन पौधों का उपयोग किया जाता है, औषधियों के रूप में कुछ किया जाता है और कुछ का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। इस ग्रुप के जो भी पौधे हैं उनमें परिवहन के लिए, मतलब कि जो भी पानी को पहुंचाने वाला काम है या भोजन को पहुंचाने वाला काम है, इसके लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अब संवहन उत्तक होते हैं दो प्रकार के, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो इस ग्रुप के जो भी पौधे हैं उनमें संवहन उत्तक होता है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम होता है, जिनके माध्यम से इनमें पदार्थों का परिवहन होता है। इस विभाग के जो भी पौधे हैं ये ज्यादातर नमी वाले जगहों पर होते हैं, छायादार वाले जगहों पर होते हैं, ठंडे जगहों पर ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके कुछ जो प्रजातियां हैं वे बलुई मिट्टी में भी होती है, मतलब कि रेतीले स्थानों पर भी कुछ होते हैं, सब नहीं, उनमें से कुछ होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मास हो सकता है, फर्न हो सकता है और अशोभार हो सकता है। अशोभार आप लोग देखे होंगे, इसका पत्ता बहुत ही लंबा लंबा होता है, और शादी विवाह में दूल्हे का जो गाड़ी सजाया जाता है उसमें से लंबा लंबा जो निकला होता है वही क्या है, अशोभार है। देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है, देखने में काफी सुंदर होता है। तो इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सजावट के लिए, दूल्हे के गाड़ी को सजाने के लिए, या जयमाल के स्टेज को सजाने के लिए, या किसी भी तरह का सजावट वाला जहाँ पे काम होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां था टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों का। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। तो अब हम लोग उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम टेरिडोफाइटा के पहला विशिष्ट लक्षण के बारे में बात करें तो पहला विशिष्ट लक्षण होता है कि इसके अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं उनमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग होती हैं, विभाजित होती हैं। मतलब जड़, तना और जो पत्तियां हैं वे विभाजित होते हैं। विभाजित का अर्थ होता है कि वे सब अलग अलग होते हैं, इसमें थैलस के समान कोई भी रचना नहीं होता है। थैलस समान रचना किसमें होता है, थैलोफाइटा में। लेकिन इसमें जो भी है जड़, तना और पत्तियां वे सब अलग अलग होते हैं, विभाजित होते हैं। तो ये हो गया इसका पहला विशिष्ट लक्षण। अगर हम दूसरे लक्षणों की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं पदार्थों के परिवहन के लिए, मतलब कि संवहन उत्तक। इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से होते हैं। तो जाइलम क्या करता है, पानी को पहुंचाता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसका दूसरा विशिष्ट लक्षण हो गया कि इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जिनसे पदार्थों का परिवहन होता है। अगर हम तीसरे लक्षण की बात करें तो तीसरा लक्षण होगा निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। अगर हम चौथे विशिष्ट लक्षण की बात करें, इनमें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कि इनमें जो प्रजनन का काम है इनमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पानी के माध्यम से ही इनके जो भी बीजाणु हैं वे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेंगे, तभी जाकर निषेचन होगी, जिसके बाद से नए पौधे तैयार होंगे। तो निषेचन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, मतलब प्रजनन पानी के माध्यम से होगा। अगला लक्षण होगा कि इस पौधे के जो भी बीज होते हैं वे अंकुरित होकर प्रोथैलस बनाते हैं। बीज अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे, मतलब कि विकसित होकर कुछ नया पौधे तैयार करेंगे। तो ये टेरिडोफाइटा का 5 विशिष्ट लक्षण है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रिप्टोगेम्स का वर्गीकरण, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।